हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम CC2 का जो है सो पार्ट 9 करने वाले। पार्ट 9 यानी कि यूनिट 9। ठीक है, पार्ट तो आपका अभी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बट यूनिट जो है सो आपका 9 है। कौन वाला है अभी सिलेबस में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है आपका सिलेबस। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए सिलेबस में हम एक वीडियो में करवाए थे भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग हो गया था, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन और इस्लाम धर्म, ये सारा हो गया था। तो इस अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स और भी वीडियो जाएंगे, उसमें यूनिट 2, 3 और फिर है यूनिट 4, 5, इस तरह से स्टूडेंट्स 6, 7, 8 करते हुए आपका आज जो है सो 9 कंप्लीट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। बाकी इधर का जो है बाकी रह गया है उसको भी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिस समय पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, और स्टूडेंट्स सारा सिलेबस भी आपको इस चैनल में कंप्लीट करवाया जाता है, और यूजी और पीजी के सारे सेमेस्टर्स पर ध्यान दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आने वाले सेमेस्टर्स आपको PhD वगैरह और B.Ed वगैरह सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स इस PDF में। ये जो है यूनिट 9 आचार्य विनोबा भावे का जीवन और विचार का संक्षिप्त परिचय है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे आपका क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा मतलब। तो फ्रेंड्स चलते हैं जल्दी से उस PDF में और देखते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, ताकि आपको पूरा अच्छे समझ में आ सके। कहीं भी त्रुटि रहेगा फ्रेंड्स तो आप एग्जाम में बढ़िया से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पूरा देखना है। फाइनली इस PDF में आ चुके हैं। ठीक है, UG सेमेस्टर 1 के लिए जिनका जिनका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में है उस सारे का ये है। ठीक है, यानी कि उन सारे वाले में ये आचार्य विनोबा भावे के जीवन और उनके विचारों के बारे में क्वेश्चंस या पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या कुछ दिया हुआ है। तो इनका पहले जीवन के बारे में देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जैसा कि फ्रेंड्स एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग शायद उनके ही स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, वहाँ आपका भी यूनिवर्सिटी शायद हो सकता है विनोबा भावे। ठीक है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं। इसका जन्म जो इनका जन्म जो है सन 11 सितंबर 1895 में होता है, और इनकी मृत्यु जो होता है सन 15 नवंबर 1982 में होता है। ठीक है, तो ये डेट आपको याद कर लेना है ताकि आपको लिखने में बहुत ही सुविधा हो। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप आंसर में थोड़ा बढ़िया सुटेबल तरीके से लिख पाइएगा। ठीक है, और बढ़िया भी लगेगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम था विनायक नारहरि भावे। ठीक है, उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। ये जो थे फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे। ठीक है, और आपको इधर इतना इतना लंबा PDF फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें सारा आपको इन्हीं के बारे में बताया जाएगा, और बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, विनोबा भावे का मूल नाम जो है सो विनायक नरहरि भावे था। इनका भी जीवन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी जन्म लिए होंगे, ये भी बचपन, इनका भी बचपना होगा। ये भी बड़े होकर आप लोग की तरह विद्यालय में गए होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे। ठीक है, और भी कुछ समाज में कुछ कार्य हो रहे होंगे तो वहाँ भी शामिल हुए होंगे। तो ये सारा कुछ आपको इसमें बताने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या होता है। इनका जो मूल नाम है फ्रेंड्स नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे था। ठीक है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है। जो महाराष्ट्र है फ्रेंड्स आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र है, वहाँ एक गांव है गागोदा। यहाँ के चित्पावन ब्राह्मण थे। ये जो थे ब्राह्मण थे। ठीक है, नरहरि भावे गणित के प्रेमी और वैज्ञानिक सूझबूझ वाले, रसायन विज्ञान में उनकी रुचि थी। उन दिनों रंगों को बाहर से आयात करना पड़ता था। नरहरि भावे रात दिन रंगों की खोज में लगे रहते। बस एक धुन थी उनकी कि भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उनकी माता रुक्मणी बाई विदुषी महिला थी। विदुषी मतलब क्या होता है ना लैंग्वेज चेंजिंग वाला, तो उस टाइप की थी। ठीक है, उत्तर चित्त आठों याम भक्ति भाव में डूबी रहती। इसका असर उनके दैनिक कार्य पर भी पड़ता था। मन कहीं और रमा होता तो कभी सब्जी में नमक कम पड़ जाता तो कभी ज़्यादा, कभी दाल में बघार में हींग डालना भूल जाती तो कभी बाघार में दिए बिना ही दाल परोस दी जाती। पूरा घर भक्ति रस से सराबोर रहता था। ये जो थे फ्रेंड्स ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनकी जो भक्ति है बहुत ही
अंदर वाली भक्ति होगी, ठीक है। इसलिए इन छोटी मोटी बातों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कभी नमक नहीं दे पाता था तो भी ध्यान नहीं जाता था, मतलब इतना रम गई थी भक्ति में कि नमक वगैरह भूल जाती थी, ठीक है। तो फिर किन्हीं को याद भी नहीं आता था, वैसे ही खा गया, ठीक है, खा लिए। गजब का भक्ति था फ्रेंड्स, ठीक है। उसी सात्विक वातावरण में 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम था विनायक, बहुत ही बढ़िया नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। माँ उन्हें प्यार से विन्या कहकर बुलाती, जैसे कि आप लोग को भी बहुत सारा कुछ कहकर बुलाया जाता है, ठीक है। विनोबा के अलावा रुक्मणी बाई के 2 और बेटे थे। ये जो रुक्मणी थी उनकी माता, उनकी 2 बेटे थे, ठीक है। तो वो कौन कौन थे? बालकोबा और शिवाजी, ठीक है, यानी कि 3 भाई थे ये लोग। विनायक से छोटे बालकोबा थे, विनायक यानी कि विनोबा भावे, उनसे छोटा कौन थे? बालकोबा। शिवाजी सबसे छोटे थे। विनोबा नाम गांधी जी ने दिया था। विनोबा जो है सो क्वेश्चन है कौन दिए हैं, ठीक है, तो गांधी जी ने दिए हैं। महाराष्ट्र में नाम के पीछे बा लगाने का जो चलन है उसके अनुसार तुकोबा, विठोबा और विनोबा, ये जो महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स बमे कर बा लगा दिया जाता है सबके नामों में, तो इन्हें भी विनोबा लिखा दिया, मतलब कि लगा दिया गया, ठीक है। इनकी माँ का स्वभाव जो है फ्रेंड्स विनायक ने भी पाया था। जैसी इसकी माता वैसी ये। उनका मन भी हमेशा अध्यात्म चिंतन में लीन रहता था। न उन्हें खाने पीने की सुध रहती थी, न स्वाद की खास पहचान थी। माँ जैसा परोस देती चुपचाप खा लेते। रुक्मणी बाई का गला बड़ा ही मधुर था, वो बहुत ही बढ़िया गाती थी, ठीक है। भजन सुनते हुए वे उसमें डूब जाती गाती तो भाव विभोर होकर पूरे वातावरण में भक्ति सलीला प्रवाहित होने लगती। रामायण की चौपाइयाँ वे मधुर भाव से गाती, ऐसा लगता जैसे माँ शारदा गुनगुना रही हों। विनोबा भावे को यानी कि विनोबा को अध्यात्म के संस्कार देने, उन्हें भक्ति वेदांत की ओर ले जाने में, बचपन में उनके मन में संन्यास और वैराग्य की प्रेरणा जगाने में उनकी माँ रुक्मणी बाई का बड़ा योगदान था। बालक विनायक को माता पिता दोनों के संस्कार मिले। गणित की सूझबूझ और तर्क सामर्थ्य, विज्ञान के प्रति गहन अनुराग, परंपरा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचने की कला उन्हें पिता की ओर से प्राप्त हुई, जबकि माँ की ओर से मिले धर्म और संस्कृति के प्रति गहन अनुराग, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सर्वधर्म समभाव, सहस्तित्व और सम्मान की कला, जितने भी कला थे सारे माता पिता से वो सीखे थे। इतना मतलब उनका परिवार ही इतना सारा बोर रहता था भक्ति से, क्या ही बताएं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लगता है वर्ष उनको भी, ठीक है। आगे चलकर विनोबा भावे को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना गया। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं, मगर यह विनोबा के चरित्र का एकांगी और एक तरफा विश्लेषण है। वे गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, बहुत आगे स्वतंत्र सोच के स्वामी थे। मुख्य बात यह है कि गांधी जी के प्रखर प्रभावमंडल के आगे उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन हो ही नहीं पाया, यानी कि बहुत ही बढ़िया दर्शन, ठीक है। इनका जितना भी कहा जाए वो बहुत ही कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इनका बचपन के बारे में कुछ खास चीज़ें देखते हैं, ठीक है। विनोबा के यूं तो छोटे भाई और भी थे, मगर माँ का सर्वाधिक वात्सल्य विनायक को ही मिला। क्यों मिला? क्योंकि इनके जितने भी इनकी माता का लक्षण थे यानी कि आदतें थी वो सारा इनके अंदर थे, ठीक है। भावनात्मक स्तर पर विनोबा भी खुद को अपने पिता की अपेक्षा माँ के अधिक करीब पाते थे। यही हाल रुक्मणी बाई का था, यानी कि जितना ये पिता से ज़्यादा अपने माता की करीब पाते थे, ठीक है। विनोबा यानी विनायक, तीनों बेटों में विन्या उनके दिल के सर्वाधिक करीब था। वे भजन पूजन को समर्पित रहती। माँ के संस्कारों का प्रभाव था। भौतिक सुविधाओं के प्रति उदासीनता और त्याग की भावना किशोरावस्था में ही विनोबा के चरित्र का हिस्सा बन चुकी थी। वो जो थे फ्रेंड्स, जो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता मतलब त्याग, ठीक है। सुख सुविधाओं से त्याग उनका मन में शुरू से ही था, ठीक है। संन्यास की साथ देखते हैं विनोबा को बचपन में माँ से मिले संस्कार युवावस्था में और भी गाढ़े होते चले गए, मतलब और बढ़ते चले गए, ठीक है। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए विनोबा न तो संत ज्ञानेश्वर को भुला पाए थे, न तुकाराम को। ज्ञानेश्वर और तुकाराम वगैरह आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो, ठीक है। वही उनके आदर्श से संत तुकाराम के अभंग तो बड़े ही मनोयोग से गाते। उनका अपने आराध्य से लड़ना झगड़ना, नाराज होकर गाली देना, रूठना मनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता। संत रामदास का जीवन भी उन्हें प्रेरणा देता।
जो स्टूडेंट्स था वो संन्यास में जितने भी लोग थे उनसे वो प्रेरणा लेते थे, ठीक है। शंकराचार्य को विस्मित कर पाए थे न उनके संन्यास को, दर्शन उनका प्रिय विषय था, जो दर्शन था उनका प्रिय विषय था, ठीक है। हिमालय जब से होश संभाला था तभी से उनकी सपनों में आता था और वे कल्पना में स्वयं को सत्य की खोज में गहन कंदराओं में तप साधना। कंदरा मतलब क्या होता है? कंदरा मतलब होता है से जो बर्फ वाला होता है वो टपक टपक कर एक इस तरह से बन जाता है, ठीक है। फिर नीचे से भी इस तरह से बन जाता है, ये पानी की बूंद से गिरते गिरते बन जाता है, ठीक है। तो ये इसको कंदरा कहते हैं, ठीक है। तो ये कंदराओं में तप साधना करते हुए पाते, वहाँ की निर्जन बर्फ की ढकी दीर्घ गहन कंदराओं में उन्हें परम सत्य की खोज में लीन हो जाने के लिए उकसाती। जो है से इनका मन शांति के लिए जाता था, ठीक है। इनका मन जो था वो शांति खोजते रहता था। कभी होता है कि आप लोग भी कभी नदी तरफ बैठे होंगे अकेले में और शाम टाइम में तो गजब का लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से गांधी जी से मुलाकात, तो देखते हैं गांधी जी से इनका कब मुलाकात होता है। विनोबा ने समाचार पत्र के माध्यम से गांधी जी के बारे में जाना और उन्हें लगा कि जिस लक्ष्य की खोज में वे घर से निकले हैं वह पूरी हुई। जब देखे समाचार पत्र में विनोबा भावे जी की गांधी जी के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, तो वो इन्हीं के खोज में निकले थे और इनकी खोज उनको पूरी हुई, ठीक है, यानी कि मिल गए। वो विनोबा कोरी शांति की तलाश में ही घर से नहीं निकले थे, न वे देश के हालात और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों से अपरिचित थे, मगर कोई राह मिल ही नहीं रही थी। भाषण पढ़कर उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के पास शांति भी है और क्रांति भी है। उन्होंने वहीं से गांधी जी के नाम पत्र लिखा। जवाब आया गांधी जी के आमंत्रण के साथ। विनोबा तो उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। वे तुरंत अहमदाबाद स्थित कोचरब आश्रम के प्रस्थान कर गए और जहाँ गांधी जी का आश्रम था। ये जो थे से सुने थे गांधी जी के बारे में, ठीक है, कि शांति भी है और क्रांति भी है उनके अंदर में। क्या क्या है? शांति और क्रांति भी। तो उनको पत्र लिखे और फिर उनसे जाकर मुलाकात की। 7 जून 1916 को विनोबा की गांधी से पहली भेंट हुई। उसके बाद तो विनोबा गांधी जी के ही होकर रह गए। गांधी जी ने विनोबा की प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए पहली मुलाकात के बाद ही उनकी टिप्पणी थी कि अधिकांश लोग यहाँ से कुछ लेने के लिए आते हैं, यह पहला व्यक्ति है जो कुछ देने के लिए आया है। ये भी जो थे बहुत ही करामात वाले थे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया थे। ये कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं लगता था कि लालची टाइप कुछ भी, मतलब कि ऐसा नहीं थे, ठीक है। बहुत ही इनको देखते ही मन में शांति का भाव आ जाता था, संन्यास का भावना आ जाता था, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भूमिका इनका क्या है वो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत देश को जबरन युद्ध में झोंका जा रहा था, जिसके विरुद्ध एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। और आपको पता होगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, ठीक है। और जो अंग्रेज लोग हैं सब बोलते हैं कि भारत को भी ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि वो गुलाम बना के रखे थे हम लोग को, जो बोलते हैं वही करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो हम लोग भी थे फ्रेंड्स, कम थोड़े नहीं थे, हम लोग भी बहुत ही आगे बढ़े हुए थे, ठीक है। सत्याग्रह जो था फ्रेंड्स 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था और इसमें गांधी जी द्वारा विनोबा को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था, ठीक है। अपना सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपने विचार स्पष्ट करते हुए विनोबा ने एक वक्तव्य जारी किया था, जो था सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। यहाँ उधर देखिए, उधर लड़ने चल गए अंग्रेज लोग कहाँ चल गए? लड़ने चले गए, ठीक है, लड़ने चले गए फ्रेंड्स। तो यहाँ बहुत ही अच्छा मौका था कि अब देश को आज़ाद करा ही लेंगे, क्योंकि सारे अंग्रेज सेनानी तो चले गए थे लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, इंग्लैंड भी शामिल था ना, इसलिए, ठीक है। तो चले गए फ्रेंड्स लड़ने के लिए। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया समय पा के ये सब जो है ना, जो जितने भी सत्याग्रही हैं बहुत ही अच्छा काम किए कि सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए, ताकि वो भी उतना लोग थे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अंग्रेज लोग सारा तो चले गए थे वहाँ लड़ने, ठीक है। तो इधर भारत में उतना कहाँ से रख पाते। तो वही हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अपने भाषणों में विनोबा लोगों को बताते थे कि नकारात्मक कार्यक्रमों के जरिए न तो शांति स्थापित हो सकती है और न युद्ध समाप्त हो सकता है। युद्ध रुग्ण मानसिकता का नतीजा है, ठीक है, और इसके लिए रचनात्मक कार्यक्रम की जरूरत होती है। केवल यूरोप के लोगों को ही नहीं, समस्त मानव जाति को इसका दायित्व उठाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भूदान आंदोलन, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको लिखना है। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे ने किया था, जो कि महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ऐसा किया। मुख्य कड़ी भूदान और आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन
था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 50वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज की स्थापना किन्होंने की? तो विनोबा भावे ने, ठीक है। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिखना है आपको भूदान आंदोलन में। अब देखते हैं विनोबा और मार्क्स। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? समाज सुधारवाद, ठीक है, समाज के सुधारक थे। सितंबर 1951 में केपी मसरूवाला की पुस्तक गांधी और मार्क्स प्रकाशित हुई और विनोबा ने इसकी भूमिका लिखी। इसमें विनोबा ने मार्क्स के प्रति काफ़ी सम्मान प्रदर्शित किया था। कार्ल मार्क्स को उन्होंने विचारक माना था, ऐसा विचारक जिसके मन में गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति। समाजशास्त्री थे, ठीक है। तो समाजशास्त्री का मन में रहता है ना, समाज को अच्छा किया जाए, ठीक है, उसी तरह से भावना था इनका। वैसे तो मार्क्स की सोच में विनोबा को खोट दिखी थी और लक्ष्य पर पहुंचने के तरीके को लेकर मार्क्स से उन्होंने अपना मतभेद व्यक्त किया, ठीक है। विनोबा का मानना था कि धनी लोगों की वजह से कम्युनिस्टों का उद्भव हुआ। विनोबा का विश्वास था कि हर बात में बराबरी का सिद्धांत लागू होना चाहिए, ठीक है, हर बात में बराबरी वाला होना चाहिए, समाज में कोई नीचा ना और कोई ना ही ऊपर रहे, ठीक है। अब देखते हैं से विनोबा और देवनागरी। आप लोग को ज़्यादा बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अब ख़त्म ही हो जाएगा विनोबा और देवनागरी इधर ना, तब देखिए ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा और देखना फ्रेंड्स, ठीक है, अपने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एग्ज़ाम में फेल होने से अच्छा कि थोड़ा पढ़ ले बढ़िया से, ठीक है। विनोबा और देवनागरी, तो 20 भाषाओं से क्या था, विनोबा जी देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। जो 20 भाषाएं जानते थे, कौन? विनोबा भावे। लेकिन फिर भी वो जो थे फ्रेंड्स, वो देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिए देवनागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूँ कि नागरी भी चले। उनके ही विचारों से प्रेरणा लेकर नागरी लिपि संगम की स्थापना की गई, जो भारत के अंदर और भारत के बाहर देवनागरी को उपयोग और प्रसार करने के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आप देखिए सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ता, ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कैसे प्रदर्शित हुए, ठीक है। विनोबा जी सदैव सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ता रहे। स्वतंत्रता के पूर्व गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे। कार्याधिक्य से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्हें किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की डॉक्टर ने सलाह दी थी, ठीक है। 1937, ठीक है, 1937 ईस्वी में विनोबा भावे पवनार, ये 37, ठीक है, 1937 ईस्वी में विनोबा भावे पवनार आश्रम में गए। तब से उन जीवन पर्यंत उनके रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने का यही केंद्रीय स्थान रहा, ठीक है। कौन से पहाड़ में गए थे, आश्रम में गए तो पवनार में, ठीक है। महान स्वतंत्रता संग्रामी के सेनानी के रूप में देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि विनोबा भावे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सिद्ध कीजिए, अभी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो लिखना है रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्त वे महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नागपुर झंडा सत्याग्रह में वे बंदी बनाए गए। 1937 में गांधी जी जब लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटे तो जलगांव में विनोबा भावे ने एक सभा में अंग्रेजों की आलोचना की, तो उन्हें बंदी बनाकर 6 माह की सजा दी गई। 6 माह तक जेल में रखा गया, ठीक है। कारागार से मुक्त होने के बाद गांधी जी ने उन्हें पहला सत्याग्रही बनाया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जी ने सत्याग्रह किया और वे बंदी बनाए गए, ठीक है, तथा उन्हें 3 वर्ष के लिए सश्रम कारावास का दंड मिला। गांधी जी ने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन करने से पूर्व विनोबा जी से परामर्श लिया था गांधी जी, ठीक है। अब देखिए इनकी कृतियाँ क्या है, अष्टादशी सार्थ है, फिर है ईसावास्यावृत्ति, फिर है उपनिषदांच अभ्यास गीता, और भी इनका है, ठीक है। इनका है चरितार्थ वगैरह को बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो मराठी वगैरह में लिखा हुआ है, और भी अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। इनका प्रारंभिक जीवन एक शॉर्टकट में देखते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट वाला है। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। इनका जन्म जो है सो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनायक नरहरि शंभूराव और माता जी का नाम रुक्मणी देवी था। ये 4 भाई बहन थे। अच्छा देखिए, इनकी एक बहन भी थी, ठीक है, जिनमें सबसे बड़े यही थे। इनके माता जी धार्मिक चीज़ों से बहुत प्रभावित, इसलिए इनको श्रीमद् भागवत गीता बचपन में ही पढ़ने का मौका मिला। भागवत गीता ये पढ़ लिए थे बचपन में ही, ठीक है। अब देखिए विनोबा भावे का शिक्षा में योगदान और विचार। इन्होंने गांधी जी का एक भाषण सुनकर अपनी स्कूल और कॉलेज की सारी डिग्रियां फाड़ दी।
और पत्रों के साथ गांधी जी से बातचीत की और अहमदाबाद के कोचराब आश्रम में 7 जून 1916 को गांधी जी और विनोबा भावे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, जब गांधी जी से मिले ये विनोबा भावे तो अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, ये समाज के लिए काम करने लगे। आज जो यूनिवर्सिटी वगैरह है इनके नाम पर, ये बहुत ही पवित्र आत्मा थे। ठीक है, इसमें बहुत ही बढ़िया आदमी थे। ठीक है, तो फिर आप लोग भी समझ सकते हैं इतना कुछ पढ़ने के बाद। तो आज मेरा उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपका ये यूनिट 9 क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कुछ अगर आउट ऑफ सिलेबस रहता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर वहीं मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, इस चैनल में, ताकि आपको आगे आने वाले समय में इतना ज़्यादा लाभ होगा फ्रेंड्स हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सारा चीज़ यहाँ आपको मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी भावना को। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। अगर चैनल में नए होंगे तो लाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो। ठीक है, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ